हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का करंट अफेयर्स बाय एग्जाम कार्ड लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच में एक नई नई वीडियो जो है वो लेकर के आया हूं। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, मेन विषय है, वो क्या है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बाद में भारत में महंगाई बढ़ने की संभावनाएं किस प्रकार से है। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, लोगो लगा हुआ है बीच में, ज्ञान पर ध्यान। अब ज्ञान पर ध्यान एक नई सीरीज हमने शुरू करी है। इसको शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या है इस सीरीज के बारे में पूरी बात जानकारियां जो है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ज्ञान पर ध्यान क्या है। ज्ञान पर ध्यान हमने एक नई सीरीज शुरू कर दी है। इस सीरीज के द्वारा क्या होगा कि जो वर्तमान में बहुचर्चित मुद्दे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो, उन मुद्दों के बारे में पूरी जानकारी आप सभी तक लेकर के आना है इसका उद्देश्य। इसके द्वारा क्या होगा कि आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होगा कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उनकी तैयारियां इसके द्वारा हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो बहुचर्चित मुद्दे होते हैं उन्हीं से एक दो प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम में आ जाता है। दूसरी बात, इसके द्वारा क्या होगा कि सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित नॉलेज है, उसको भी इंप्रूव किया जाएगा। तो ये नई सीरीज है, उम्मीद है आप लोग इसे पूरी तरह से प्यार देंगे। उसके बाद में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूं, फिर हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी क्या है देखिएगा। आपके लिए जो करंट अफेयर्स का जो करंट अफेयर बाय एग्जाम कार्ड लाइव चैनल है, ये क्यों जरूरी है, इसके मेन बातें बता देता हूं। सबसे पहले, इस चैनल पर आपको हर रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स मिलती है, पूरी तरह से डीपली नॉलेज दी जाती है। कोई भी आपका एक सिंगल प्रश्न भी ऐसा नहीं होगा जो कि एग्जाम में आपको इस करंट अफेयर के बाहर मिले। मैं आपको इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि केवल करंट अफेयर ही नहीं बल्कि जीएस के भी अधिकतर प्रश्न आप केवल इसी एक वीडियो, इसी 6 बजे वाली करंट अफेयर की वीडियो से ही क्लियर कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अब हमने दूसरी सीरीज शुरू करी है, ज्ञान पर ध्यान। इसके ये आपके लिए सबसे उपयोगी होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे हैं वो आपके सामने पूरी जानकारी के साथ हम प्रस्तुत करेंगे। तीसरी बात क्या है कि भाई आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हुए आपको सभी एग्जाम्स आने वाले जो फॉर्म निकलते हैं उन सभी की अगर जानकारियां पूरी तरह से मिल जाए तो ये तो सोने पर सुहागे का कार्य करेगा। तो इसीलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी जानकारियां आपको, बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी तो आपको पूरी जानकारियां मिलेगी। तो पूरी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिएगा, अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको यूक्रेन और जो रूस का युद्ध हो रहा है इसके पृष्ठभूमि के बारे में बता देता हूं, इसकी शुरुआत के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहली बात है कि जो तनाव है दोनों देशों के बीच में, इस तनाव की शुरुआत नवंबर 2013 में हुई थी। उस समय क्या हुआ था कि उस समय यूक्रेन के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था विक्टर यानुकोविच, इनका कीव में विरोध होने लगा था। कीव शहर का नाम है। इनका कीव में विरोध होने लगा था और उनको जो था, जो आपके विक्टर यानुकोविच जो थे, उनको रूस का समर्थन प्राप्त था। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे थे उन प्रदर्शन करने वाले को अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, रूस और ब्रिटेन की आपस में दोनों का 36 का आंकड़ा है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो अगर एक व्यक्ति को रूस की शरण में चला गया, दूसरे व्यक्ति चलेगा अमेरिका की शरण में, तो उन दोनों के बीच भी 36 का आंकड़ा होना लाजमी बात है। उसके बाद में क्या हुआ कि बगावत के चलते चलते ये नवंबर 2013 के बाद में फरवरी 2014 जब आया तो उस तक आते आते यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे उनको देश छोड़कर जाना पड़ा और उन्हें शरण कहां मिली? उनको शरण मिली रूस में। तो यहीं से बस विवाद की शुरुआत हो गई। रूस ने पलटवार करते हुए दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। और बात यहीं पर नहीं रुकी बल्कि रूस ने यूक्रेन के जो अलगाववादी थे उनको भी खुला समर्थन दे दिया। तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच में जंग जारी है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद में बात करता हूं आगे।
अब देखिएगा, इन दोनों के युद्ध के बारे में तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन हमने कहा कि हमारा मेन टॉपिक तो भारत देश में महंगाई या वैश्विक स्तर पर जो महंगाई बढ़ने का है वो टॉपिक है। तो मैं आपसे एक एक करके अब इस पे बात कर लेता हूं। सबसे पहली बात है कि यूक्रेन जो देश है, इससे भारत कौन कौन सी चीजें खरीदता है। सबसे पहली बात, कच्चे तेल के अलावा सबसे मुख्य बात तो कच्चा तेल है। क्यों? क्योंकि भारत का अधिकतर कच्चा तेल जो है वो आयात किया जाता है। तो कच्चे तेल के अलावा भारत जो है वो दवा, कच्चे माल, सूरजमुखी, जैविक रसायन, प्लास्टिक, लोहा, इस्पात आदि जो है, ये सारी की सारी चीजें यूक्रेन से मंगवाता है, आयात करता है। लेकिन भारत जो है चाय, फल, कॉफी, दवा उत्पाद, मसाले, तिलहन, मशीनरी और मशीनरी से मिलने वाला जो सामान है वो यूक्रेन को भेजता है। यानी कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध चले आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर मैं रूस के बारे में बात करूं, तो रूस जो है वो भारत के साथ व्यापार में 25वां सबसे बड़ा भागीदार है। रूस को $2.5 बिलियन का निर्यात किया जाता है और रूस से $6.9 बिलियन का आयात करवाया जाता है। तो ये सारी बातें, आयात जो है वो 6.9 बिलियन का भारत करता है रूस के द्वारा। अब अगर दोनों देशों के साथ में भारत के व्यापारिक संबंध है और दोनों देशों की हो गई है लड़ाई, दोनों देशों के बीच में हो गया युद्ध, तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इस बात को आप दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो सबसे जरूरी बात है भैया, तेल भारत में वैसे ही 100 का आंकड़ा छू चुका है। अब बात करते हैं सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतें। यूक्रेन और रूस दोनों जो है संकट, इन दोनों के बीच में युद्ध चला और इसी संकट ने कच्चे तेल की जो कीमत है वो $96.7 प्रति बैरल पहुंचा दिया, जो कि सितंबर 2014 के बाद में सबसे अधिक है। यानी कि जो कच्चे तेल की कीमत है वो $96.7 प्रति बैरल पहुंचा दिया गया है, जो कि आपके पिछले 8 साल में सबसे अधिक स्तर पर पहुंच गया है। दूसरी बात करता हूं कि रूस कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादों में से एक है। जो सबसे बड़ा उत्पादक है कच्चे तेल का, उनमें से, उन देशों में से रूस का नाम आता है। और वर्तमान संकट को देखते हुए जो आने वाले दिनों में कीमतें हैं इसी तेल की, इसी कच्चे तेल की, वो अभी तो 96 है, लेकिन वो $100 प्रति बैरल से अधिक होने की संभावना भी है। और इस बढ़ती हुई कीमतों का प्रभाव केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। दूसरी बात बताता हूं, एक रेटिंग एजेंसी है जेपी मोर्गन ने विश्लेषण किया है और विश्लेषण में कहा है कि जो तेल की कीमतें हैं इनमें $150 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से वैश्विक जीडीपी जो है इसकी विकास दर को घटा करके सिर्फ 0.9% रख दी जाएगी। थोड़ी सी बात अगर आगे बढ़ाऊं मैं आपसे, तो मैं कहता हूं कि थोक मूल्य सूचकांक बास्केट में कच्चे तेल से संबंधित उत्पादों की जो प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है वो 9% से अधिक है। लेकिन क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि होना तय है, लगभग तय है ये, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं कि मैं भारत की जो WPI मतलब थोक मूल्य सूचकांक है, इसकी मुद्रास्फीति जो है लगभग 0.9% की वृद्धि करेगी। और कच्चे तेल की जो कीमत बढ़ेगी ना, इनसे एलपीजी सिलेंडर, जो घरों में जो सिलेंडर चलता है, गैस चलती है, इसके साथ साथ जो कैरोसिन की सब्सिडी होगी उसको भी बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि केवल कच्चा तेल ही नहीं, केवल डीजल पेट्रोल ही नहीं, बल्कि हमारी जो गैस आती है, जो हमारे घरों में गैस आती है, एलपीजी गैस आती है, उसके भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। आगे बात करता हूं मैं आपसे कि भाई पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी 100%। ये तो नो डाउट है कि कच्चे तेल के साथ साथ में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेगी। मैं बात करता हूं कि अगर पुराने समय की बात करूं तो कच्चे तेल की कीमतों ने पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर दी है। इसके बाद में अगर देश में 2021 में ईंधन की कीमतों के मामले में बात करी जाए तो ये भी आपकी 2021 में भी रिकॉर्ड ऊंचाई देखी गई, यानी कि हाईएस्ट लेवल पर ये पहुंच गया था। यदि यूक्रेन और रूस का ऐसे ही युद्ध जारी रहता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसके साथ साथ में तेल भारत के कुल आयात का लगभग 25% है। भारत अपनी जरूरत का जो है 80% से अधिक तेल जो है ये तो आयात करता है। यानी कि जितने हम जो गाड़ियां चलाते हैं
जितने हमारे व्हीकल चलते हैं इनमें जो पेट्रोल डीजल चलता है इसका 80% हिस्सा तो भारत को विदेश से मंगवाना पड़ता है। और तेल की कीमतों में तेजी का असर जो है वो चालू खाते में घाटे पर पड़ेगा। यानी कि जो हमारा अभी जो चालू खाता चल रहा है, जो करंट आपका चल रहा है, इसमें आपका करंट अकाउंट जो चल रहा है वर्तमान में, जो उस पर भी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। बात करता हूं आपसे आगे। इसके बाद में देखिए गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि भारत में भी पूरी तरह से गेहूं जो है वो बहुत उगाया जाता है, भारत खुद निर्यात करता है, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भैया आपके गेहूं के दाम बढ़ने की संभावनाएं हैं। यदि यदि काला सागर क्षेत्र से अनाज के प्रवाह में रुकावट आती है तो विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि अगर इसका कीमतों और ईंधन खाद्य मुद्रास्फीति पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रूस दुनिया का सबसे शीर्ष गेहूं निर्यातक है, जबकि यूक्रेन गेहूं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। दोनों देश जो है वो गेहूं के कुल वैश्विक निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा प्रदान करते हैं। यानी कि जो ये दो देश है, यूक्रेन और आपका रूस, ये एक है पहले नंबर पर, दूसरा है आपका चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा गेहूं को निर्यात करने वाले। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो आपूर्ति श्रृंखलाओं पर महामारी के प्रभाव के कारण बड़े पैमाने पर खाद्य कीमतें 1 दशक से भी अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में ऊर्जा और खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। परिणाम के स्वरूप बात करूं मैं आपसे, तो परिणामी निवेशक जो है वो भावना से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश और विकास को खतरा हो सकता है। यानी कि जो परिणामी निवेशक भावना है, परिणामी निवेशक भावना से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और निवेश पर इसका खतरा हो सकता है। बात करता हूं आपसे, आगे चलता हूं। अब देखिए इसके साथ साथ में जो धातुएं हैं, मेटल्स है, उनकी कीमतें भी बढ़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन निकेल तांबा लोहा जैसी धातुओं के प्रमुख वैश्विक उत्पादक देश हैं। इसके साथ ही ये दोनों देश मेटल उत्पादों से जुड़े आवश्यक कच्चे सामान का निर्माण भी करते हैं, आयात भी बड़े स्तर पर करते हैं। रूस पर प्रतिबंधों के डर ने इन धातुओं की कीमतों को और अधिक बढ़ा दिया है। उदाहरण के स्वरूप अगर मैं आपसे बात करूं तो एक है पैलेडियम। इसकी कीमत दिसंबर के मध्य से 80% उछाल के साथ में $2,700 प्रति औंस पर पहुंच चुकी है। यानी कि 80% इसमें इसके मूल जो कीमत है उसमें 80% की वृद्धि हुई है। पैलेडियम ऑटोमोटिव एंजॉयस्ट सिस्टम से लेकर के मोबाइल फोन आदि कई जगह पर प्रयोग होता है। वहीं निकल और कॉपर जो है इनकी कीमतें काफी बढ़ गई है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग में आती है। उसके बाद में बात करते हैं ट्रांसपोर्ट में भी महंगाई होगी। बिल्कुल बात है भाई, जब पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, कच्चा तेल बढ़ेगा तो भाई जो आपका ट्रांसपोर्ट है इसमें भी महंगाई देखने को मिलेगी। कोरोना महामारी के चलते पहले ही ग्लोबल ट्रांसपोर्ट काफी प्रभावित है और एक जंग इसे काफी अधिक प्रभावित कर सकती है। ये जो जंग चल रही है दोनों देशों के बीच में, रूस और यूक्रेन, ये जंग इसे और भी अधिक प्रभावित कर सकती है। क्यों? क्योंकि परिवहन के जो माध्यम है वही प्रभावित है, उसमें समुद्री मार्ग और रेल मार्ग भी इसमें शामिल किए जाते हैं। वर्ष 2011 की बात करूं तो चीन से यूरोप तक नियमित रूप से रेल मार्ग जो था वो वस्तुओं का आयात निर्यात कर रहा था, लेकिन रूस पर प्रतिबंध लग जाने पर यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। कई जहाज मालिकों ने यह भू राजनीति तनाव शुरू होते ही ब्लैक सी शिपिंग रूट से बचना शुरू कर दिया था। और साथ ही एक चिंता यह भी है कि साइबर अटैक वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए क्योंकि कारोबार सूचना के ऑनलाइन आदान प्रदान पर काफी अधिक निर्भर रहता है। तो ये बात आप देखिएगा कि ट्रांसपोर्ट में भी महंगाई होने की संभावना है। एक आपका आता है माइक्रोचिप्स की महंगाई। ये माइक्रोचिप आप देख सकते हैं। अब माइक्रोचिप्स की महंगाई का क्या लेना देना है कि हम सभी जानते हैं दुनिया भर में साल 2021 से ही माइक्रोचिप्स की कमी देखने को मिल रही है
ऑटोमोबाइल और जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है इनमें इससे काफी ज्यादा प्रभावित है। क्यों? क्योंकि दोनों ऑटोमोबाइल और स्मार्टफोन दोनों इंडस्ट्री में चिप का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ विशेषज्ञों ने यह माना है कि यह समस्या साल 2022 में कुछ कम हो सकती है, लेकिन भू राजनीतिक तनाव पर विश्लेषणों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है कि जो ये तनाव आया है राजनीति में, इसने इन सब पर पानी फेर कर रख दिया है। रूस पर प्रतिबंध के तहत अमेरिका रूस की माइक्रोचिप्स की सप्लाई बंद करने की धमकी दे रहा है। जो अमेरिका देश है, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने तो भैया रूस का विरोध किया है। अमेरिका तो यूक्रेन के पक्ष में है, तो उसने वो बार बार अमेरिका जो है वो रूस को धमकी दे रहा है। और रूस और यूक्रेन दोनों ही नियोन, पैलेडियम, प्लेटिनम के प्रमुख निर्यातक देश है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही निर्यात करने वाले देश हैं। और ये सब माइक्रोचिप्स के उत्पाद के लिए जरूरी चीजें हैं। और इन्हीं जरूरी चीजों का अगर कोई निर्यात करने वाले देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो समझिएगा कि इसकी कीमतें भी आने वाले समय में बढ़ेंगी। अब मैं बात करता हूं कि भैया रूस और भारत का व्यापार के बारे में। रूस और भारत के व्यापार की बात करता हूं कि भारत जो है वो रूस से क्या क्या मंगवाता है। पहली बात तो क्या क्या मंगवाता है, सबसे पहले वह हीरे जवाहरात। क्यों? क्योंकि वह भारत देश जो है विश्व में सबसे ज्यादा आभूषण पहनने वाली महिलाओं की जो तादाद है वो भारत में ही है। दूसरी बात भैया, जो पेट्रोलियम से बनने वाले उत्पाद है वो सारे मंगवाता है। उर्वरक मंगवाता है, लोहा और इस्पात मंगवाता है, पेपर से संबंधित जो उत्पाद है वो मंगवाता है। न्यूक्लियर प्लांट के लिए यंत्र जो है वो भी रूस से मंगवाए जाते हैं। और खनिज तेल, जो कि सबसे अंत में लिखा है लेकिन सबसे जरूरी बात हो रही है, और ये चीजें सारी की सारी भारत देश रूस से मंगवाता है। अब भारत देश रूस को निर्यात क्या करता है? भारत देश क्या भेजता है रूस को? फार्मा प्रोडक्ट्स, मशीनरी और पुर्जे, खाद्य उत्पाद, मसाले, विमानों के पुर्जे और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है ये भारत रूस को भेजता है। और उसके बाद में सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी महंगाई बढ़ने के अन्य कारण हैं। कौन कौन से हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन बाधित होने के कारण क्या हुआ कि उत्पादन पर काफी असर पड़ा है। हवाई बात कर ले, हवाई यात्रा, रेल सेवाएं बंद होने से असेंबल जैसे व्यापार में रुकावट होने के बाद भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसका असर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर ज्यादा पड़ा प्रभाव। जहां एक तरफ आपूर्ति कम हो रही थी, जबकि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई जैसी डिमांड ज्यादा हो रही थी, तो ऐसे में भी महंगाई लगातार बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि भाई काम तो बंद हो गए और ऑनलाइन जो टीचिंग है ये सब सिस्टम है, खर्चे सारे चलते रहे, तो इस प्रकार से महंगाई और आगे बढ़ गई। इसके अलावा क्या होगा कि महामारी के दौरान जो राशन की दुकानें थी, दुकानों पर सामान की कमी रहने लगी। दुकानदार सीमित मात्रा में, कम मात्रा में सामान खरीद रहे थे। और अब उत्पादन से लेकर के सप्लाई, ट्रांसपोर्ट से दुकान तक ये सारे के सारे कामगारों जो थे इनकी भारी कमी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि महामारी के अलावा जलवायु परिवर्तन का असर भी बाजार पर दिख रहा है। इससे दुनिया के कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गई है। जो अगर फसलें बर्बाद हो गई तो भैया हमारे किसान को, कृषकों को नुकसान हुआ है और महंगाई काफी बढ़ेगी इसके कारण। कोरोना वायरस की वजह से 2 साल से, पिछले 2 वर्ष से आर्थिक गतिविधियां जो है वो भी थम सी गई है। तो ये सारे कारण बताए थे मैंने महंगाई के बढ़ने के। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अब आपके सामने नई नई बातें मैं लेके आता रहूंगा। हर रोज आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात मिलती रहेगी। तो मैं सिर्फ आखिरी में यही कहूंगा आपसे कि आप लोग हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों ने बेल आइकन दबा लेना है। क्यों? क्योंकि अब एक बात को आपने ध्यान रखना है कि सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर ही नहीं मिलेगी, बल्कि करंट अफेयर के साथ साथ में ज्ञान पर ध्यान नई सीरीज जो है ये भी आपके लिए शुरू कर दी गई है। बस एक बात को ध्यान रखें, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, उसके बाद ज्ञान पर ध्यान की एक और वीडियो मिलेगी, और परीक्षा पे चर्चा, यानी कि जो मेन बातें हैं आपको जो कि सरकारी नौकरी तक पहुंचाने में मेन कड़ी का काम करेगी ये सारी बातें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं और हमारे साथ यूं ही बने रहे, ताकि आपको बहुत सारी जानकारियां मैं आपके सामने ऐसे ही लेके आता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं आपको नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।